तो जीवों के जनन के बारे में हम स्टडी कर रहे थे, जिसमें जीवन अवधि को हम अच्छी तरह समझ गए हैं कि प्रत्येक जीव की एक निश्चित जीवन अवधि होती है और ये जीवन अवधि जन्म से लेकर के मृत्यु तक के बीच का जो भी समय है उसको उस जीव की जीवन अवधि कहा जाता है। और इस बीच में के जो समय होता है, जीवित रहने का जो समय है, उसमें विभिन्न प्रकार के कार्य जो हैं करते हैं। हम विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं को अपने आसपास देखते हैं कि मरने के बाद भी उस जैसे जीव हमें हज़ारों की संख्या में देखने के लिए मिल जाते हैं। वे कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं, जबकि उनकी मृत्यु भी हो जाती है, किंतु फिर भी हमारे आसपास वो सब जो हैं उस जैसे जीव बराबर बने रहते हैं। यहाँ हम जनन का उल्लेख कर रहे हैं, जिसे हम एक निश्चित प्रोसीजर मानते हैं, निश्चित क्रिया मानते हैं। इन प्रकार के जीवों को आप देख रहे होंगे, सबकी अपनी एक निश्चित अवधि होती है। ये चीमच है, उसमें हाथी है। पेड़ पौधों का उदाहरण के लिए गुलाब का पौधा है, कौवा है, तोता है, तितली है, कुत्ता है, केले का पौधा है, गाय हैं। तो ऐसे विभिन्न प्रकार के जीव जंतु और पेड़ पौधे हमारे चारों तरफ होते हैं जिनकी एक निश्चित अवधि होती है, किंतु मरने के बाद भी हमें उन जैसे पेड़ पौधे और उन जैसे जीव जो हैं आसानी से उपलब्ध होते रहते हैं, हमारे चारों तरफ रहते हैं। तो इस प्रकार जो है हम समझ सकते हैं कि जो जीवों में जनन जो होता है, ये एक ऐसा प्रोसीजर है जिससे उस जीव से संबंधित जातियां जो हैं हमारे चारों तरफ बनी रहती हैं। और प्रत्येक जीव के अंदर, प्रत्येक पेड़ पौधे के अंदर, प्रत्येक जंतु के अंदर, प्रत्येक वनस्पति के अंदर ऐसी शक्ति होती है, ऐसा एक गुण होता है जो अपने समान छोटे छोटे जीवों को या बड़े बड़े जीवों को पैदा करने की शक्ति होती है। तो इस प्रकार से जो हैं उनका वंश भी बना रहता है, उन जैसी संतति, उन जैसी संतानें भी हमारे चारों तरफ रहती हैं। तो ये सब जो हैं एक प्रोसीजर जो होता है, एक विधि जो होती है, नई संतान को जन्म देने की होती है। इसी क्रम में जन्म होता है, वृद्धि होती है, मृत्यु चक्र चलता रहता है, किंतु प्रत्येक जीव की जाति इस पृथ्वी पर, प्रत्येक पेड़ पौधे की जाति इस पृथ्वी पर हमेशा बनी रहती है। उसका हम हेरिडिटी से अध्ययन करते हैं, आनुवांशिकता से अध्ययन करते हैं कि किस प्रकार जो है उस जैसे जीव में अपने जैसी ही संतान पैदा करने की शक्ति होती है। तो इसका हम अलग से अध्ययन हेरिडिटी, आनुवांशिकता के अंदर करेंगे। किंतु यहाँ तो इतना ही बात समझने की है कि अगर किसी जीव की मृत्यु होती है तो जनन के द्वारा उस जैसे सैकड़ों जीव, उस जैसी सैकड़ों पेड़ पौधे हमारे चारों तरफ रहते हैं, जिससे उस जीव का, उस पेड़ पौधे का वंश हमेशा पृथ्वी पर चलता रहता है। अब यहाँ जो इससे आगे की बात आती है कि इसका प्रोसीजर क्या है, जनन कितने प्रकार का होता है। तो हम देखते हैं कि जनन हमेशा दो प्रकार के होते हैं, जिसको अलैंगिक जनन, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंग्लिश में बोलते हैं। एक होता है लैंगिक जनन, जिसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दोबारा समझ लीजिए, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन। तो हमें ये भी समझना होगा कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। तो हम सबसे पहले जो चर्चा करेंगे 1.1, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, अलैंगिक जनन के बारे में कि अलैंगिक जनन क्या है। इस प्रकार के जनन में केवल एक पोषक की, एक जनक की आवश्यकता होती है। जो पेरेंट्स होते हैं, एक जनक की आवश्यकता होती है। जो सबसे विशेष बात है कि इस प्रकार के जो अलैंगिक जनन हैं, जो जीव अलैंगिक जनन करते हैं, इस प्रकार का जो जनन है प्राय छोटे जीवों में ही पाया जाता है, जो जीव सूक्ष्म आकार के होते हैं। अब हमें इनको भी थोड़ा समझना होगा। जीव भी दो प्रकार के होते हैं। एक कोशिकीय जीव होते हैं, जो एक कोशिका में ही अपने पूरे लाइफ साइकिल को, जीवन चक्र को कंप्लीट कर लेते हैं। एक कोशिकीय जीव, जिनको हम सूक्ष्म आकार के जीव कहते हैं, जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, जिनको हम अपनी आंखों से भी नहीं देख सकते, किंतु उनको हम जो है माइक्रोस्कोप के द्वारा ही अध्ययन कर सकते हैं। तो जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, अलैंगिक जनन होता है। दूसरे प्रकार के जीव होते हैं जो यूनिसेलुलर होते हैं, बहुकोशिकीय जीव, जिसमें हर कार्य को करने के लिए अपना एक विशेष अंग होते हैं। उनको जो है यूनिसेलुलर, बहुकोशिकीय जीव कहा जाता है। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अधिकतर छोटे जीवों में ही होता है, जो एक कोशिकीय जीव हैं।
तो इसकी क्या विशेषताएं हैं? इसमें जो है सबसे नंबर 1 कि सबसे पहले जनन के लिए एक ही पेरेंट्स की आवश्यकता होती है, अर्थात एक ही जनक की आवश्यकता होती है। दूसरा, जो संतानें पैदा होती हैं वे संतानें क्लोन टाइप होती हैं, क्लोन, हू पे हू, अर्थात एक जैसी, बिल्कुल भी अंतर नहीं होगा, उनको क्लोन कहा जाता है। क्लोन का मतलब समझ गए होंगे कि जैसे उनके पेरेंट्स हैं, जैसे उनका जनक है, उसी प्रकार से उनकी संतानें हैं, कहीं भी कोई चेंजिंग नहीं आ सकता, क्योंकि ये उसी से ही पैदा होते हैं। वीडियो में आप देख रहे हैं हम अमीबा का उदाहरण, जिससे हम आसानी से समझ सकते हैं कि अमीबा के अंदर यूनिसेलुलर है, एक कोशिकीय जीव है, सूक्ष्म जीव है, और इसके अंदर जो है आप देख रहे होंगे कि केंद्रक होता है। धीरे धीरे जब फेवरेबल कंडीशन आती हैं, पर अनुकूल परिस्थितियाँ आ जाती हैं, तो ये केंद्रक 2 भागों में बंटना शुरू हो जाता है। और ये जो इसका साइटोप्लाज्म, जो इसकी सेल वाल है, बाहर की जो कोशिका भित्ति है, इनके अंदर भी सिकुड़न आनी शुरू हो जाती है, जो कि आप वीडियो में देख रहे हैं। धीरे धीरे वो सिकुड़न प्रतिकूल परिस्थितियों में जो अपनी फेवरेबल कंडीशन होती हैं उनमें आती है, और एक जीव से 2 जीव बराबर बन जाते हैं। तो इस प्रकार से ये क्रिया होती है, इसको हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। आप देख रहे हैं कि जनक जो होगा एक होगा, उसी के अंदर न्यूक्लियस है, केंद्रक धीरे धीरे 2 भागों में बटेगा, और 2 भाग बट करके ये जो बाहर की सेल वाल है ये भी 2 बराबर भागों में बट जाएगी, और एक जीव से 2 बराबर जीव बन जाते हैं। क्योंकि एक जीव से 2 बराबर जीव बनते हैं, उसका न्यूक्लियस या उसका डीएनए ही आपस में डिवाइड होता है। एक डीएनए जो है 2 डीएनए में बदल जाएगा, या एक न्यूक्लियस, एक केंद्रक 2 केंद्रक में बदल जाता है। तो इस प्रकार के रिप्रोडक्शन को हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन कहते हैं। इसमें आपको हमेशा 2 चीज़ों का ध्यान रखना होगा। नंबर 1, जनन के लिए, अलैंगिक जनन में केवल एक जनक की आवश्यकता होती है। नंबर 2, जो संतति पैदा होती हैं, जो संतानें पैदा होती हैं, उन संतानों को क्लोन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। क्लोन को आप समझ गए होंगे, जो अपने जनक से हू पे हू मिलती है, कोई भी परिवर्तन नहीं होता, जैसा पेरेंट्स होंगे ऐसे ही उनकी संतानें होंगी। तो इस प्रकार के जो जनन के द्वारा जो संतानें पैदा होती हैं उनको हम क्लोन कहते हैं। तो नंबर आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में समझने होंगे कि जनन के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए एक जनक की आवश्यकता होती है, यहाँ से हमने शुरू किया। दूसरा नंबर कि जो संतति पैदा होते हैं, जो संतानें पैदा होती हैं, उन संतानों को क्लोन कहा जाता है, क्योंकि वो आकार के आधार पर, रचना के आधार पर अपने जनक से बिल्कुल मिलते हुए होते हैं। तो ये अलैंगिक जनन की पहचान है। नंबर 2, लैंगिक जनन। लैंगिक जनन यूनिसेलुलर जितने भी हमारे, चाहे वो पेड़ पौधे हैं या जीव जंतु हैं, उनमें जो है यूनिसेलुलर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। जिन्हें बहुकोशिकीय जो जीव हैं उनमें कौन सा रिप्रोडक्शन? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एकदम एसेक्सुअल से अलग होता है। कैसे? नंबर 1, जो पेरेंट्स होते हैं वो मेल और फीमेल के रूप में होते हैं। पेरेंट्स जो हैं मेल और फीमेल के रूप में होते हैं। नंबर 2, जो संतानें पैदा होंगी वो अपने माता पिता से मिलती जुलती होती हैं, एकदम समान नहीं हो सकती। तो दोनों विपरीत हो गए हैं एसेक्सुअल और सेक्सुअल में। सेक्सुअल का मतलब ये है कि इसमें संतानें जो हैं, जनक जो होंगे, पेरेंट्स जो होंगे वो 2 होंगे, जिसको एक पेरेंट्स को मेल, दूसरे को फीमेल कहा जाता है, नर और मादा। जो संतानें पैदा होंगी वो अपने माता पिता से मिलती जुलती होंगी, एकदम एक जैसी रचना लिए हुए नहीं होंगे, एकदम एक जैसी संरचना के संतानें नहीं होती हैं। तो इसको हम लैंगिक जनन कहते हैं। अब यहाँ ये समझना जरूरी है कि अलैंगिक जनन कितने प्रकार का होता है। अलैंगिक जनन कितने प्रकार का होता है? तो हम सबसे पहले अमीबा का उदाहरण लेते हैं। नंबर 1,
द्विखंडन, बाइनरी फिशन, जिसको कहते हैं बाइनरी फिशन। अर्थात ये अब आप इतना तो पढ़ ही चुके हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या अलैंगिक जनन ये बहुत सूक्ष्म जीवों में होता है, छोटे जीवों में होता है, जिसमें अमीबा के उदाहरण से आसानी से आप पहले भी समझ गए हैं कि अमीबा के अंदर यूनिसेलुलर जीव है, एक कोशिकीय जीव है, केंद्रक होता है, और केंद्रक ही फेवरेबल कंडीशन में 2 बराबर केंद्रक में बंट जाता है, और जो बाहर की सेल वाल है वो भी धीरे धीरे 2 भागों में बढ़ जाती है, और पेरेंट्स एक होता है और उसकी संतानें 2 होती हैं। तो इस तरीके के विभाजन को कि 1 से 2 का निर्माण, इस तरीके के विभाजन को, इस तरीके के रिप्रोडक्शन को हम द्विखंडन या बाइनरी फिशन, बाइनरी फिशन का मतलब 1 से 2, तो इस प्रकार के विभाजन को हम द्विखंडन विभाजन या इस प्रकार के विभाजन जनन को हम द्विखंडन जनन या बाइनरी फिशन कहते हैं। तो इसमें कोशिका का विभाजन होता है, और ये कोशिका जो है 2 बराबर कोशिकाओं में बढ़ जाती है, और प्रत्येक एक कोशिका नए जीव को जन्म दे देती है। तो ये है नंबर 1 द्विखंडन, जिसका अमीबा सबसे अच्छा उदाहरण है। दूसरा जो है बाई बर्ड्स, कलिकाओं द्वारा। नंबर 2 कलिकाओं के द्वारा, बाई बर्ड्स, इंग्लिश में बोलते हैं बाई बर्ड्स। तो ये भी सूक्ष्म जीवों के द्वारा ही होता है, सूक्ष्म जीवों के अंदर होता है, और इसमें भी जब अनुकूल परिस्थितियाँ आ जाती हैं तो अनुकूल परिस्थितियों में ये भी जो है एक कलिका के रूप में, बर्ड्स के रूप में अपने जो जनक जीव है उससे धीरे धीरे अलग हो जाती है, और ये कलिका नए पौधे को जन्म दे देती है। तो इस तरीके से ये बाई बर्ड्स के द्वारा भी इस प्रकार का जनन होता है। यहाँ भी आप देख रहे हैं कि एक ही प्रकार का जनक, एक ही जनक होता है, जनन कोशिकाएं एक हैं, और वो ही जो हैं प्रतिकूल परिस्थितियों में अर्थात अनुकूल परिस्थितियों में ये एक नई कलिका को जन्म देती हैं, और नई कलिका एक नए पौधे को जन्म देती है। तो इसको भी, ये भी एक अलैंगिक जनन का, इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक उदाहरण है, जिसको हम आसानी से आगे समझ सकते हैं। तीसरा आता है पुटिभवन। तीसरा नंबर आता है पुटिभवन की जो एक कोशिकीय जीव है, ये एक कोशिकीय जीव एक शिष्ट के रूप में, एक गेंद के रूप में एक जगह जो है इकट्ठा हो जाता है, और अनुकूल परिस्थितियां जैसे ही आती हैं उनमें ये जो है नए पौधे को जन्म देता है। इसको हम पुटिभवन कहते हैं। कुछ जीव भी ऐसे होते हैं, कुछ पेड़ पौधे भी ऐसे होते हैं जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, और अपने, जैसे आलू के अंदर आपने देखा होगा, अदरक को देखा होगा, ब्रायोफिलम की पत्ती देखी होगी। तो अदरक और आलू, ये जब इनकी अनुकूल परिस्थितियां आती हैं तो अनुकूल परिस्थितियों में इनके छोटे छोटे पीस काट करके या छोटे छोटे टुकड़े इनके बना करके इनको ज़मीन में दबा दिया जाता है, और ये उस स्थिति में नए पौधे को जन्म देते हैं। ये भी एक प्रकार का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जो कि छोटे छोटे पौधों में होता है। ब्रायोफिलम, आप देख रहे हैं कि ब्रायोफिलम में छोटी छोटी पत्तियां बाहर निकलती हैं, और ये पत्तियां ही जब अपनी मात्र पत्ती से या जो अपने जनक पत्ती से अलग होकर के ज़मीन पर गिर जाती हैं, और ज़मीन के द्वारा नमी, पानी, खनिज पदार्थ ले करके नए पौधे को जन्म दे देती हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अदरक के अंदर, आलू के अंदर, ब्रायोफिलम के अंदर भी अपने नए पौधे का जन्म एक ही पेरेंट से होता है, एक ही जनक से होता है, जिसको हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की श्रेणी में, अलैंगिक जनन की श्रेणी में रखते हैं। ये तुम्हारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन के बारे में आपको कल पढ़ाया जाएगा। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है
इसका एक मेथड और इसमें अभी शेष है, पुनरुद्भवन, रीजनरेशन, जिसको हम कहते हैं रीजनरेशन। तो रीजनरेशन या पुनरुद्भवन का मतलब है पुनरुद्भवन, पुनः अपने शरीर का निर्माण कर लेना, जिसका हाइड्रा सबसे अच्छा उदाहरण है। हाइड्रा में पुनरुद्भवन होता है। आप हाइड्रा के कितने भी पीस कर दें, छोटे छोटे टुकड़े हम हाइड्रा के कर दें, तो प्रत्येक हाइड्रा का प्रत्येक टुकड़ा, ये भी एक कोशिकीय यूनिसेलुलर एनिमल्स में ही आता है, एक कोशिकीय जीव है, और उसके कितने भी हम टुकड़े कर दें, वो प्रत्येक एक टुकड़ा जो है नए पौधे को, नए जीव को जन्म दे देता है। तो हाइड्रा में रीजनरेशन होता है कि अगर उसका कोई भी भाग, उस जीव का कोई भी भाग हम उसके अपने को हटा दें, तो धीरे धीरे उसके अंदर एक ऐसी पावर होती है हाइड्रा के अंदर कि धीरे धीरे कंप्लीट जो जीव है या जीव पूर्ण हो जाता है। कोई भी टुकड़ा हम उसके शरीर से अलग कर दें, किंतु रीजनरेशन के द्वारा जो है वो जीव अपने आप अपने शरीर को पूरा कर लेता है। तो रीजनरेशन है। उसके 4 पीस कर दें, एक हाइड्रा को लेकर के हम अगर उसके 4 टुकड़े भी कर देंगे, तो वो भी नए पौधे को, सब नए जीव को जन्म दे देते हैं। सॉरी, पौधा नहीं, जीव, नए जीव को जन्म देते हैं। तो इस प्रकार रीजनरेशन, इस प्रकार जो आपको बताया गया है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाइनरी फिशन के द्वारा, बाई बर्ड्स मुकुलन के द्वारा, पुटिभवन बाई सिस्ट के द्वारा, रीजनरेशन पुनरुद्भवन के द्वारा, ये सब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के काइंड्स हैं, जो कि विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं में, विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों में होते हैं। अलैंगिक जनन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपका कंप्लीट हो चुका है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वीडियो कल डाली जाएगी। आप इस वीडियो को ध्यान से देखें। जिन बच्चों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जैसा कि आप जानते हैं कि स्कूल का जो चैनल है वो यूट्यूब पर SSMIC के नाम से चलता है, और आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, और अगर कोई पढ़ने में या पढ़ाने में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको कमेंट्स के रूप में लिखेंगे और कंप्लीट करेंगे। बुक सभी बच्चों के पास होना ज़रूरी है। बुक आप चाहे मास्टरमाइंड की ले लें या NCERT की ले लें, दोनों आपकी बुक्स अच्छी हैं, तो आप कोई सी भी बुक ले सकते हैं, किंतु बुक का होना, ऑनलाइन पढ़ने के लिए बुक्स का होना बेहद ज़रूरी है। थैंक यू।